आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। यूपी बीजेपी में इन दिनों भागम भाग मची हुई है। गुज़िश्ता 3 दिनों में 3 वुज़रा ने इस्तीफा दिया है, जबकि अरकान असेंबली के इस्तीफे की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। सोशल मीडिया पर अब लोग इस्तीफा देने वाले वुज़रा और एमएलएज़ का नाम लिखते हुए फाइनल लिस्ट के इंतजार में हैं। जहां इन दिनों पार्टियां उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लगी है। आज फिर एक और वजीर धर्म सिंह सैनी समेत 2 अरकान असेंबली ने इस्तीफा दिया है। इस तरह इस्तीफों की लिस्ट तवील हो रही है। वहीं पहले दिन पहला इस्तीफा देने वाले बीजेपी के मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया और 24 जनवरी को उन्हें कोर्ट में पेश होने को कहा गया। दिलचस्प बात यह है कि यह गिरफ्तारी वारंट 7 साल पुराने केस में जारी हुआ है। इन 7 सालों में 5 साल, नाज़रीन ध्यान दीजिएगा, इन 7 सालों में 5 साल स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में वजीर रहे, यानी पार्टी में रहे तो ईमानदार, बाहर गए तो दागदार। आज इसी मौजू पर जानेंगे 2 खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम 2 रुख में सबसे पहले 2 खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर हिलाल अहमद साहब स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है, आपका इस्तकबाल करते हैं। 2 रुख में जुड़ने के लिए साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, शरद त्रिवेदी साहब, जो स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। आपका भी वेलकम करते हैं। सबसे पहले शरद त्रिवेदी साहब आपके पास आएंगे इस सवाल के साथ। 5 सालों तक सत्ता में रहे, मिनिस्टर रहे और इस्तीफा देने के बाद ही वो दागदार लगने लगे, तो सीधे तौर पर यही तो आवाम समझेगी ना कि जब पार्टी में रहे तब तो ईमानदार मानती रही भाजपा, और जब पार्टी से गए इस्तीफा देकर तो दागदार हो गए। तो ये कि ये जो केस था जब फाइल हुआ था तो हमारी सरकार नहीं थी, और दूसरी चीज ये कि जो वारंट इशू होता है वो कोर्ट करता है, सरकार वारंट इशू नहीं करती है। तो ये वारंट कोर्ट से इशू हुआ है, इसका सरकार से या भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। ये उनका केस था, उन्होंने कुछ कारनामे उनके थे आज से 7 साल पुराने, और उसी पे उनको कोर्ट ने वारंट क्यों वारंट जारी किया, कैसे जारी किया और इस समय क्यों किया, ये तो कोर्ट बता सकता है। हम लोग तो इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि मामला कोर्ट के अधीन है। नहीं तो इतने दिनों से 2016 से खबरें ये हैं कि स्टे था इस पर, फिर अभी कैसे स्टे हटा दिया गया, तो इस हवाले से तो सवाल उठेंगे ना। नहीं, स्टे जो है वो कोर्ट ने हटाया है, सरकार ने नहीं हटाया है। हाँ। और सरकार की इसमें तो कोई शक की सुई भारतीय जनता पार्टी पर जा रही है कि कहीं आप लोगों की कोशिशों की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ। नहीं, देखिए वो आज भी सम्मानित नेता हैं, उनको आज भी उनका आदर करते हैं, और दूसरा कि उनकी बेटी जो है आज भी बीजेपी से सांसद हैं, तो उनको बिल्कुल वो पूरी तरह सुरक्षित से महफूज है भाजपा में, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब मौर्य साहब को क्या दिक्कत आ गई एकदम से, जो पिछले 5 साल में, मतलब 5 साल में तकरीबन 1825 दिन होते हैं, तब इनको दलितों का, अल्पसंख्यकों का और ओबीसी का कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, किसानों का दर्द महसूस नहीं हुआ, और जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुआ उस दिन भी इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। 5-7 दिन 8 दिन कुछ गहमा गहमी हुई, कोई बातचीत हुई जिसमें इन्होंने ये फैसला लिया। क्यों लिया, कैसे लिया, और सिर्फ इनको ही, मतलब अल्पसंख्यकों में अगर आप ओबीसी में देखें तो प्रधानमंत्री ओबीसी हैं और दलित जो हैं वो राष्ट्रपति हैं। तो ये जो बातें हैं कि नहीं एकदम से दलित प्रेम आ गया और एकदम से ओबीसी और एससी के खिलाफ भाजपा ने कोई कदम उठाया, जो कॉज बताया है इस्तीफे का, उस पर आप अपनी बात रख रहे थे। कई बीजेपी लीडरों से हमारी बात भी हो चुकी है। 2 रुख इस पर भी हमने कल किया था कि इसके पीछे वजूहात क्या है और क्या वो चीज जो सामने लेकर आए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या असल में वो बात है या फिर इसके पीछे कुछ और वजह हो सकती है। डॉक्टर हिलाल नकवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हिलाल, शरद साहब को आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उनका सीधे तौर पर कहना है कि इसमें पॉलिटिकल एंगल कोई नहीं है। कांग्रेस को क्या कुछ लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के 24 घंटे बाद जो फाइल खुली वो काफी पुरानी, 7 साल पुराना केस है, जिसमें गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। भारतीय जनता पार्टी कह रही है, जाहिर सी बात है कि ये कोर्ट ऑर्डर है, क्या इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के अगर माजी को और हाल के जो उनके कारनामे हैं, जो उनके तौर तरीका है हुकूमत करने का, उसकी वजह से इस पर शक ना करना अपने आप में बहुत हैरत अंगेज होगा। ये बात सही है कि कोर्ट ने ये जो वारंट जारी किया है वो कोर्ट ने जारी किया है,
लेकिन कोर्ट ने वो जारी तब किया है जबकि सरकारी वकील जो हैं, जो दूसरी तरफ से होते, उन्होंने इस चीज के ऊपर जोर दिया। और सरकारी वकील जो है वो हुकूमत का एक अफसर होता है और उसी के कहने के ऊपर वो काम करता है। बेशक जो टाइमिंग है वो टाइमिंग बहुत कुछ बोलती है, टाइमिंग जो है वो बहुत साफ बताती है कि जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो है वो इस्तीफा दिया, उसके फौरन बाद जो है वो कोर्ट में दरखास्त पड़ी, उनका जो स्टे मिला हुआ था वो स्टे खारिज कराया गया और स्टे खारिज कराने के बाद उनके खिलाफ वारंट जो है वो जारी कर दिया गया। वही हमने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है, उनके जो सियासत का तरीका है, जिस तरह से वो अपनी सियासत में लोगों की गर्दन भी मरोड़ते हैं और हाथ भी मरोड़ते हैं, उससे ये ना मानना कि ये भारतीय जनता पार्टी का इसमें हाथ नहीं है, ये कुछ हजम नहीं होता है। और ये कह देना कि कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, तो वहां के ऊपर जो सरकारी वकील होते हैं वो पूरी तरह से हुकूमत के अंदर काम करते हैं और बेशक हुकूमत के कहने जिस बात को शरद साहब छुपा रहे थे उस बात को कांग्रेस उजागर कर रही। शरद साहब, देखिए, मैं खुद वकील हूं और वकील जो है वो किसी के हक या किसी के खिलाफ नहीं करता, वो न्याय की बात करता है। और हम लोग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट माने जाते हैं और हमारा जो है अपने पक्ष को मजबूती से रखना काम है, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। सरकार उनको नॉमिनेट करती है और लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं वो सरकार से उसका कोई मतलब नहीं, वो पुलिस का पक्ष रखते हैं। और दूसरी चीज की जो तो क्या टाइमिंग के हवाले से सवाल नहीं करना चाहिए? नहीं, जो बदले की राजनीति भाजपा ने कभी नहीं करी है। अगर आप कांग्रेस का किरदार देखें तो 2013 में डीएमके ने 11 बजे सपोर्ट विड्रॉ किया है कांग्रेस से और 5 बजे जो डीएमके के अध्यक्ष हैं स्टालिन साहब, उनके बेटे को कस्टम ऑफिसर्स ने उठा लिया चेन्नई में। तो ये जो कलाकारी है, ये अदाकारी भाजपा की नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस की है और बाकी पार्टियां करती हैं। हम लोगों ने कभी बदले, अगर आज बदले की राजनीति होती तो उनकी खुद की बेटी बीजेपी से सांसद है, वो खुद कह रही हैं कि हम पूरी तरह महफूज हैं, हमारी पूरी इज्जत है, किसी ओबीसी के खिलाफ कोई बीजेपी कार्य नहीं कर रही है। और बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री वो खुद मौर्य हैं। तो ये जो एक कहानी गढ़ी जा रही है, ये एक फिक्शन गढ़ा जा रहा है कि नहीं साहब, ये एकदम से भाजपा जो है वो दलित, पहले ये कह रहे थे ब्राह्मण विरोधी है, उसके बाद इन्होंने कहा बनियों के विरोध में है क्योंकि व्यापारियों के विरोध में, फिर ओबीसी के विरोध में। पहले लेकिन ये बात सच में शरद त्रिवेदी साहब नहीं पच रही है कि इस्तीफे के बाद जाहिर सी बात है दरखास्त दाखिल की गई होगी, फिर इसके बाद ये केस खुला होगा, फिर इसके बाद सरकारी वकील सामने आए होंगे, तो इस प्रोसेस, आप तो वकील, आप तो बेहतर समझते हैं ना इस बात को। सरकारी वकील होने का मतलब ये नहीं है कि हम जो राज्य सरकार है वो क्या चाहती करें। हमारा काम है जो निष्पक्ष भावना से जो फैक्ट्स हैं उनको कोर्ट के सामने रखना है। हम सरकार की वकालत नहीं कर रहे हैं, हम वकालत कर रहे हैं जो प्रोसिक्यूशन का जो केस है उसको हम पुटअप करते हैं। हम सरकार के वो योगी जी के कोई उनकी वकालत नहीं कर रहे हैं, वो सरकार की तरफ से जो प्रोसिक्यूशन का जो केस होता है, जो पुलिस का केस होता है, उसको हम रखते हैं सामने। तो इस मौके पर टाइमिंग पर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए क्या? राज्य सरकार का काम कर रही है, टाइमिंग पर सवाल जो खड़े कर रही है कांग्रेस या फिर दिगर लोगों की जहन में जो बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा करवाया होगा, जब पार्टी में नेता रहते हैं तब तक तो ईमानदार रहते हैं, फिर उसके बाद वॉशिंग मशीन एक ऐसी होती है जिसमें फिर से वो गंदे हो जाते हैं, दागदार हो जाते हैं। शरद त्यागी साहब, नहीं, देखिए, हम लोगों का अगर ऐसा होता, अगर बदले की भावना होती तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते थे। असल में दिक्कत क्या हुई है कि पिछले 4-5 साल में कोई मुद्दा नहीं मिला। डेवलपमेंट मुद्दा भाजपा का हो गया, राष्ट्रवाद भाजपा का हो गया, सेकुलरिज्म की जो ये भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे थे वो भड़का नहीं सके। जो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भाजपा ने काम किया वो पिछले 70 साल के इतिहास में नहीं हुआ। आज मोदी जी ने सऊदी अरेबिया के राजा से बात करके 75,000 मुसलमान एक्स्ट्रा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब भारत में दूसरे सबसे ज्यादा मुस्लिम वर्ग है तो इनको सबसे ज्यादा, हम लोगों को हज यात्री, हमारे यहाँ से दूसरे सबसे ज्यादा हज यात्री हमारे यहाँ होने चाहिए इंडोनेशिया के बाद। तो सऊदी अरेबिया के राजा ने इस बात को मानी मोदी जी की, और 75,000, पहले 1.25 लाख जाते थे, अब 2 लाख जो है हज यात्री जाते हैं। 5,00,000 करोड़ का जो कुछ मिला नहीं, कोई मुद्दा नहीं मिला, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं मिला, तो कौन भड़काता है लोगों को? आप बात कर रहे हैं, वो डर की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ धमकाना और डराना कि साहब अल्पसंख्यक के खिलाफ है या इनके हक में है। तो हम किसी के हक में ना, हम जो कलाकारी, जो अदाकारी कांग्रेस कर चुकी है वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, ऐसा रिमार्क्स शरद त्रिवेदी साहब कांग्रेस को लेकर
हिलाल साहब, शरद साहब ने किया है और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया स्टालिन का। जी शरद साहब जो है वो तो बहुत ईमानदारी से काम करते होंगे, वो एक जाहिर सी बात है एडवोकेट हैं, लेकिन शरद साहब ये भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कोर्ट में क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। इसके बारे में कोई बहस नहीं है, इसके ऊपर कोई बहस नहीं करना है। लेकिन ये बात बहुत साफ है कि अगर हुकूमत चाहेगी तो सरकारी वकील जो है उसकी हिम्मत नहीं है कि वो हुकूमत के खिलाफ चला जाए और वो कोई भी काम करे। एक बात। दूसरी बहुत साफ सी बात है कि डेवलपमेंट इशू नहीं मिला। अरे साहब, डेवलपमेंट इशू नहीं मिला है। आज की तारीख में पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की गिनती में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है, अव्वल नंबर के ऊपर है। अगर आप यहाँ पे बात करें कि बेरोजगारों की बात करें तो मुल्क में अव्वल नंबर के पर उत्तर प्रदेश है। ये आपका विकास है, ये आपका विकास है कि सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशियस बच्चे जो है, जो कुपोषित बच्चे हैं, उसकी गिनती जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा है आज की तारीख में। अगर और ये सब नीति आयोग ने कहा है, आज की तारीख में सबसे खराब अगर जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो कहीं के ऊपर है तो वो उत्तर प्रदेश में है। ये सारी बातें जो है, जो शरद साहब ने कुछ देर पहले ये बात कही कि अगर भारतीय जनता पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करनी होती तो बेटी तो अभी सांसद हैं, एमपी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती थी, वो तो सेफ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी दोनों पहलू को देखना चाहिए ना फिर तो अपोजिशन पार्टियों को। वो अभी तक की वहां के पर एमपी है, 2024 के इलेक्शन तक की जाहिर सी बात है वो एमपी वहां बनी रहेंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, उनकी सियासत को हम और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। शायद ही कोई ऐसा घर बचा होगा जहां पर वो गए ना हो, जहां के पर उन्होंने अपनी सियासत जिस पार्टी से ना की हो। तो इसलिए हम देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने क्या किया, वो कहां से गए, कहां से निकले, ये उनकी अपनी सियासत है और उसके अंदर हमारी कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं है। हमारा सीधा से ये मानना है कि सिर्फ एक स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं है। अगर हुकूमत से इतनी बड़ी तादाद में वहां के जो वजीर हैं वो इस्तीफा देकर के निकल रहे हैं या वहां के जो एमएलए है वो वहां पे इस्तीफा देकर के निकल रहे हैं, तो बेशक हुकूमत के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है ही है। ये बात तो बहुत ही साफ दिखाई देती है। ठीक है, क्या गड़बड़ है शरद तिवारी साहब? जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को झटके पे झटका मिल रहा है, गड़बड़ी की तरफ लोग इशारे कर रहे हैं। कई सारे स्पोक्स पर्सन ये भी कह चुके हैं कि टिकट नहीं मिलने की उन्हें आशंका थी, शायद उनका टिकट कट जाता इसलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं। क्या वजह? देखिए, कुछ लोगों ने किया नहीं अपने क्षेत्र में तो उनका टिकट कटना तय था, उन लोगों ने पार्टी छोड़ी। कुछ लोग इसलिए आए थे भाजपा में क्योंकि उन्हें लगा कि साहब अच्छा पद मिलेगा, मलाईदार पद मिलेगा, हम रबड़ी खाएंगे बैठ के पिछले अगले 5 साल तक। तो उन्हें जो भाजपा में कोई मलाईदार नहीं, तो 5 साल तक आप रबड़ी खिलाते रहे, मलाई खिलाते रहे, आपको नहीं पता चल पाया कि ये ईमानदार नहीं है पार्टी के तय? भाजपा में ऐसा कोई पद नहीं जहां मलाई खा सकते हैं। तभी इनको लगा कि जब यहां भी कुछ मिलना ही नहीं है तो कम से कम वहां चले जहां लूट होगी, जहां वसूली होगी, जहां हफ्ता वसूली होगी, जहां पे कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पार्टी के ये कह रहे हैं कि जब बलात्कार जैसी छोटी मोटी घटनाएं बच्चों से हो जाती हैं और दूसरे उनके महासचिव एटा में जाके कह रहे हैं कि साहब छोटी मोटी चोरियां आप कर लीजिए, अफसरों को कह रहे हैं, लेकिन डकैतियां हमारे लिए छोड़ दीजिए। तो जब उन्होंने कहा साहब सबसे बड़ी उसी पार्टी में जाते हैं जहां की ये सारे इंतजामात हैं, तो भाजपा में तो ऐसा कोई उम्मीद की किरण भी नहीं उनको दिखी। अच्छा। और बीजेपी ने, मैं आपको 3-4 आंकड़े देना चाहूंगा कि दिल्ली की आबादी से ज्यादा उत्तर प्रदेश में शौचालय बने हैं और उत्तरांचल की आबादी से ज्यादा उत्तर प्रदेश में गैस के कनेक्शन दिए गए और हिमाचल की आबादी से ज्यादा उत्तर प्रदेश में सब्सिडी कितनी हो गई? जो सब्सिडी आती थी, हाँ, वो भी सबको मालूम है। अभी हम बात इस पे नहीं कर रहे हैं कि भाजपा ने क्या कुछ दिया, सरकारी स्कीमात क्या क्या उनकी रही, इस पर अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर हिलाल साहब, शरद त्रिवेदी साहब ये कह रहे थे कि जो लीडर्स मलाई और माल नहीं खा पाए वो ऐसा कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि उन्हें पता था कि उन्होंने काम नहीं किया इसलिए इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। ऐसे में लूट खसोट पार्टी की तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि अब तो उन्हीं पार्टियों का वो दामन थामेंगे जो लूटने और हफ्ता वसूली का काम करती होंगी। हो सकता है कि इनमें से कई लीडर्स जो हैं वो कांग्रेस का भी दामन थाम लें। देखिए, यहाँ पर 2 बातें साफ कर देना चाहेंगे। जो शरद साहब ने कहा है कि यहाँ के पर उनको लूट घसोट का मौका नहीं मिला, इस वजह से वो ऐसी पार्टी में चले गए जहां पे उनको लूट घसोट करना आसान हो जाएगा। तो मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अगली मर्तबा इलेक्शन में हार रही है, तभी तो वो ऐसी पार्टी में गए जहां के पर उनको लूट घसोट करने का मौका मिलेगा। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी
पार्टी ने अपने एक्सेप्ट करती है कि वो आपकी इलेक्शन में नहीं जीत रहे हैं, तभी उनके यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, उनके यहाँ के जो एमएलएज हैं, वो ऐसी पार्टी में जा रहे हैं जहां के ऊपर जो पार्टी जीत रही है। तो अब वो समाजवादी पार्टी जीतेगा या नहीं जीतेगा, ये तो हमारे मुल्क की, हमारे सूबे की जनता बताएगी। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दिल में ये डर बैठ गया है कि वो हार रहे हैं और उसको गाहे बगाहे किसी न किसी बहाने से कह देते हैं। एक बात। दूसरी इसके अंदर बात यह है कि उनको जो है मलाईदार पद नहीं मिला था, इस वजह से उन्होंने ये किया। तो केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत साफ साफ इल्जाम लगाया था कि किस तरह से पीडब्ल्यूडी के अंदर बेईमानी हो रही है। याद होगा आपको किस तरह से आगरा के एमएलए ने बहुत साफ साफ कहा था कि पहले जो बेईमानी 100 रुपए में जो काम हो जाता था, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद अब वो काम 1000 रुपए का हो रहा है, और जो बेईमानी है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है, संस्थागत हो गई है। ये बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ही एमएलए ने कहा था, आगरा के एमएलए ने कहा था। जो यहाँ हरदोई के संडीला के एमएलए हैं, उनको अपने बच्चे को कोरोना में जब उन्होंने एडमिट कराया और जिस तरह से उनके साथ हुआ, उसके बाद उन्होंने भी यही बात कही। बरेली के जो एमपी हैं गंगवार साहब, उन्होंने भी यही बात कही कि बहुत ज्यादा करप्शन है और बिना पैसा दिए हुए कोरोना के वक्त में किसी मरीज को ना ऑक्सीजन मिल रही है ना हॉस्पिटल मिल रहा है। ये बात क्या कोरोना के टाइम में जो तमाम जो लीडर्स थे हताश थे, वो काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। शरद त्रिवेदी साहब, आप जो मान रहे हैं कि उन्होंने अपने इलाकों में काम नहीं किया, तो हो सकता है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान वो इतने बेबस थे कि वो अब लोगों को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दोबारा वोट मांगने के लिए मुंह नहीं दिखा सकते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया हो। इसके पीछे ये भी तो वजह हो सकती है, क्योंकि आप बता रहे थे ना कुछ देर पहले कि काम नहीं किया होगा इसलिए वो छोड़ रहे हैं पार्टी। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से वाकिफ रखता हूं कि अगर उनको तकलीफ थी, उनको इतना बुरा लग रहा था, तो उनके पास 1800 दिन थे, 5 साल का वक्त था। वो सोच भी सकते थे, समझ भी सकते थे, उनको दर्द दिखता कि साहब इतना करप्शन है तो इनको क्यों पार्टी में रहे। 5 साल पार्टी में आप रहे नहीं चाहिए था आपको। अरे साहब, जहां इस तरह की बदनामी हो सकती है आपकी, तो आप वहां रहे क्यों? 5 साल तक रहे। आपको 5 साल में आप 4.5 साल में इस्तीफा दे दे, 4 साल पौने 5 साल में आप इस्तीफा दे देते। आपने पूरे 5 साल किए, उसके बाद चुनाव डिक्लेयर होने के 8 दिन बाद आपको एकदम से ये ज्ञान हो रहा है कि नहीं साहब, बड़ा गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि जो पार्टियां हम पे ये आरोप लगा रही हैं, उनके पूरे जो राज परिवार है, पूरा का पूरा राज परिवार बेल पे छूटा हुआ है। सपा, बसपा और कांग्रेस के सारे पदाधिकारी जो हैं, जो उनके राज परिवार के लोग हैं, वो सब के सब बेल पे छूटे हुए हैं। जीप से जीजाजी तक। सबसे पहला स्कैम 48 में हुआ था, 1948 में जीप का स्कैम, और आखिर में जीजाजी स्कैम हुआ, जहां पे कि डीएसपी को गोली मारी जा रही थी। सपा के राज में डीएसपी को गोली मारी गई। जहां सपा के राज में लखनऊ में हजरतगंज के एसएचओ को बांध के माननीय सपा के कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज की सड़कों पे घुमाया, जहां पुलिस डरती थी। अब पहले जो है जनता पुलिस से डरती थी, पुलिस जो है नेता से डरती थी। अब पहली बार यह है कि कानून का डर आया है उत्तर प्रदेश में। जी 1100 इनकाउंटर हुए हैं, 42,000 लोगों ने या तो आत्मसमर्पण कर दिया है या उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए। जो हमने कहा था कि या तो आप सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो आपको उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश इतना बदला हुआ है भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक। उनका कहना है कि जो स्कैंडल पहले हो चुके हैं, स्कैम्स पहले हो चुके हैं, जीप से लेके जीजा तक, उस पर भी ऑपोजिशन पार्टियों को ध्यान देने की जरूरत है। ना सिर्फ वो कि अभी इल्जाम लगाएं कि जो लीडर्स छोड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी पार्टी के अंदर। हिलाल साहब। जी वकील साहब हैं, और जब वो एनकाउंटर को तायद करते हैं, जब उसके हक में खड़े होते हैं, तो ये हैरान कर देने वाली बात होती है। एनकाउंटर एक्सेप्शन होना चाहिए। आप ही वकील हो जाएंगे, आप ही जज हो जाएंगे और आप ही जल्लाद हो जाएंगे। सारे काम यही सरकार कर देगी। ना वकील की जरूरत है, ना जज की जरूरत है, और ना ही जल्लाद की जरूरत है। सारे के सारे काम जो है वो हुकूमत कर देगी। ये जो है, इसको जंगल राज कहते हैं, इसको रूल ऑफ लॉ नहीं कहते हैं। एक बात। दूसरी बात जो कही कि क्या नाम है, सबके सब बेल पे हैं, तो आप क्या, कौन बेल पे नहीं?
योगी जी बेल पर नहीं है, उन्होंने तो वो तो अपने आप में जो है वो हमारे ख्याल से दुनिया के अकेले ऐसे चीफ मिनिस्टर होंगे जिन्होंने अपने खिलाफ खुद मुकदमे वापस ले लिए, और कैसे कैसे हीनस क्राइम्स थे उनके अगेंस्ट। वो पार्टी जो है वो दूसरों के बारे में बात कर रही है। जिनका जो गृह मंत्री आज की तारीख में है वो तड़ी पार रहे हैं, वो जो है आज बता रहे हैं कौन बेल पे रहा है और कौन जेल में रहा है। जिनके जो आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर केसेस चले, वो बेल के ऊपर रहे हैं। वो हमको आज बता रहे हैं कि कौन जो है वो बेल पे रहा है, कौन जेल में रहा है। तो ये बातें भारतीय जनता पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। बाकी समाजवादी पार्टी के राज में जो हुआ तो आप उससे पीछे नहीं रहे। सहारनपुर के एसपी के घर के अंदर घुस करके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पुलिस वालों को मारा है, हम सब ने देखा है। जिस तरह से सुबोध कांत को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मार मार के मार डाला है, लिंचिंग कर दी है, वो भी हम सब लोगों ने देखा है। तो आप समाजवादी पार्टी में कोई लॉलेसनेस में कमी नहीं है, सिर्फ फर्क यह है कि वो कम झूठ बोलते हैं, आप ज्यादा झूठ बोलते हैं, बस इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के वक्त में, अगर हम कानून की बात करते हैं तो। शरद साहब, देखिए आपने जो बात कही तो उन्होंने तफसील बयान कर दी। आपने सिरा एक छेड़ा तो पूरी दास्तान उन्होंने बयान की। हिलाल साहब की बात को मानता हूं कि बीजेपी के नेताओं पे भी केस फाइल हुए हैं, लेकिन करप्शन के केस नहीं है। क्या ये जो राजनीतिक केस है, प्रधानमंत्री आप मेरे ऊपर केस फाइल कर सकते हैं कि साहब हमने झगड़ा किया है, आप फर्जी केसेस फाइल होते हैं कर देंगे, लेकिन पैसे रिकवर हुए हैं। ये जो बयान आए हैं कि साहब बलात्कार जैसी घटनाएं, ये ऑफिशियल बयान आपने पब्लिक भाषण में दिया समाजवादी पार्टी के नेताओं ने। ये तो हम कहां से आ गए? आप शायद कंफ्यूज कर रहे हैं, हम कांग्रेस से हैं। भारत के प्रधानमंत्री का सगा भाई राशन की दुकान चला रहा। दुनिया के इतिहास में आप सोच सकते हैं कि दुनिया के इतिहास में क्या भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत है, उसका सगा भाई राशन की दुकान चला रहा है। लेकिन एक बात तो ये तय है शरद साहब, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही होगी। जो आफताब जैसे ही सूरज निकल रहा होता है, गुरूब हो रहा होता है, वैसे ही लोग लिस्ट के इंतजार में रहते हैं। कल कौन सा लिस्ट होगा, परसों कौन सा लिस्ट होगा, विकेट पे विकेट गिरे जा रहे हैं। पार्टी तो हिल रही है ना, इससे नुकसान तो पहुंचेगा पार्टी को। देखिए सबसे पहले इन लोगों ने जब कोई मुद्दा नहीं मिला तो ये किसानों को भड़काने पे आ गए, और जब किसानों को हम लोगों ने अगर इन्होंने किसानों को भड़काया तो आपने कानून वापस क्यों लिया? फिर क्या बात करते हैं सर? ये तो हम हिलाल नकवी साहब, अगर इस्तीफा देने वाले लीडर कांग्रेस का दामन थामना चाहते हैं, आने वाले दिनों में हो सकता है आपकी पार्टी में भी शमूलियत को इख्तियार करे, तो दरवाजा खुला है। देखिए यहाँ पे दो बातें कहेंगे। जो किसानों की बात कही तो किसानों के ऊपर जो है वो जिस तरह से टायरों के से रौंदा गया है, वो अपने आप में भारत के इतिहास में एक इकलौता ऐसा एपिसोड होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया कि एक मिनिस्टर ने साजिश करके अपने बेटे की गाड़ी से किसानों को रौंद दिया। फिर आप किसानों का कांग्रेस में आना चाहेंगे तो दूसरी बात, जी हम आपको नहीं, देखिए कांग्रेस में नहीं आएंगे, कांग्रेस में नहीं आएंगे, क्योंकि कांग्रेस जो है लड़ाई जो लड़ रही है वो जात की, धर्म की 80-20 की लड़ाई नहीं लड़ रही है। कांग्रेस जो है मुद्दे की बात कर रही है, वो जो खवातीन है उनके एम्पावरमेंट की बात। तो यानी जो लीडर्स हैं अपने मुद्दे की लड़ाई लड़ नहीं रहे हैं, वो धर्म जात पात पर ही फोकस कर रहे हैं। इसलिए ये रिमार्क्स हिलाल साहब का आया है। शरद त्रिवेदी साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना मौकिफ रखने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का मौकिफ रखने के लिए। डॉक्टर हिलाल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कांग्रेस का मौकिफ रखने के लिए, प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू वादा।